नमस्कार मित्रों, एनविजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान अचानक एक दिन में नहीं बना था। इसके पीछे लगभग 150 साल का ब्रिटिश शासन और प्रशासनिक प्रयोगों का इतिहास छिपा हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम ब्रिटिश काल की घटनात्मक पृष्ठभूमि और कंपनी रूल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कानून समझने वाले हैं। ब्रिटिश भारत में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे। शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना ही था। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया था। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का अर्थ टैक्स वसूलने करने का और दीवानी न्याय देने का अधिकार। इसी चरण पर कंपनी केवल व्यापारिक संस्था न रहकर शासक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी। कंपनी की बढ़ती शक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस होने लगी। कंपनी के अधिकारी अत्यधिक भ्रष्ट हो गए थे और नवाबों की तरह विलासी जीवन जी रहे थे, जबकि कंपनी खुद भारी कर्ज में डूब गई थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि यदि कंपनी को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वह ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कानून बनाना शुरू किया। यहीं से कानूनों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने आधुनिक भारतीय संविधान की नींव रखी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भारत के घटनात्मक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इस कानून का महत्व 3 कारणों से है। 1. ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। 2. कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को आधिकारिक मान्यता दी गई। 3. भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद स्थापित की गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत स्वीकार करने से मना किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में स्पष्ट अंतर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल व्यापारिक मामलों का नियंत्रण दिया गया, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नई संस्था स्थापित की गई। इससे भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था अर्थात डबल गवर्नमेंट शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण के अधिकार दिए गए। यह कानून 2 कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त हुआ। इस प्रकार कंपनी केवल नाम मात्र की शासक रह गई, जबकि वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित हो गई। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए चार्टर एक्ट्स लागू करना शुरू किया। ये कानून कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए और प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत करने के लिए बनाए गए। इससे कंपनी धीरे धीरे स्वतंत्र शासक न रहकर ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक एजेंसी बनती गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार व्यवस्था में पहला बड़ा परिवर्तन करने वाला कानून था। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी के पास ही रखा गया। इससे भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद का प्रवेश हुआ।
चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस कानून ने क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी और भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। इस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, टैक्स न देने वालों को सजा देने का कानूनी हक भी अब उनके पास था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इतिहास में सेंट हेलेना एक्ट 1833 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संवैधानिक इतिहास में 1833 का चार्टर एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कानून ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इस कानून से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया और उसके हाथों में सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित कर दी गईं। इस प्रकार पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत पर अधिकार रखने वाली एक केंद्रीकृत भारत सरकार की स्थापना हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इस कानून से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विशेष विधायी अधिकार दिए गए। 1833 से पहले के कानूनों को रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद बनाए गए कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा। इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार समाप्त हो गया और अब कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बन गई। 1833 के चार्टर एक्ट में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया था। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज heirs एंड सक्सेसर्स। इसका सीधा अर्थ ये था कि भारत के क्षेत्रों पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी अधिकार समाप्त हो गया है और यह ब्रिटिश राजघराने का संवैधानिक और खानदानी हक बन गया है। इस एक्ट ने सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम लागू करने का प्रयास किया और यह घोषित किया कि भारतीयों को कंपनी के अधीन किसी भी पद या नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को बाद में लागू नहीं किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक आयोग भी बनाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को अलग कर दिया। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधायी सदस्य कहा गया, और यहीं से बनी एक अलग गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यह परिषद ब्रिटिश संसद की तरह काम करती थी, यानी पहली बार कानून बनाना सरकार का एक विशेष कार्य माना गया, जिसके लिए अलग प्रक्रिया और अलग व्यवस्था बनाई गई। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं की भर्ती में खुली प्रतियोगिता प्रणाली लागू की। इससे कवनेंटेड सिविल सर्विस भारतीयों के लिए भी खुल गई। इसके बाद 1854 में मैकॉले समिति नियुक्त की गई, जिसने आगे चलकर आधुनिक सिविल सेवा प्रणाली की नींव रखी। इस कानून ने कंपनी को भारत पर शासन जारी रखने दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। पहली बार चार्टर को किसी निश्चित अवधि के लिए रिन्यू नहीं किया गया, यानी ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। इसका सीधा अर्थ था कंपनी शासन अब अस्थायी हो चुका था। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया। 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए, यानी पहली बार भारतीय प्रशासन में प्रांतीय भागीदारी की शुरुआत हुई। तो ये थे कंपनी रूल के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक्ट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी शासन कैसे समाप्त हुआ और क्राउन रूल कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले आज हमने जो पढ़ा है उसे एक छोटे से क्विज के माध्यम से रिवाइज करते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से पढ़िए और उनके उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एनविजन यूपीएससी को सब्सक्राइब करें।